बारिश के मौसम में तो श्रृंगारपुर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। चारों तरफ हरियाली, इर्द गिर्द के पहाड़ों से गिरने वाले झरने देखते ही मन को सुकून सा मिलता था। वही सुकून शंभूराजे को श्रृंगारपुर में मिल रहा था। एक बार कविराज यानी कवि कलश और शंभूराजे दोनों श्रृंगारपुर की सुंदरता निहार रहे थे। तब शंभूराजे कवि कलश से पूछते हैं, कविराज, क्या किया जाए? कवि कलश जी, किसका? शंभूराजे, यहाँ श्रृंगारपुर में तो हमारे काव्य लेखन की प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन हमारी रगों में जो एक योद्धा का खून दौड़ रहा है वो हमें शांत बैठने नहीं देता। इसका क्या करें हम? कविराज को शंभूराजे का दर्द समझ आता है। दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं और आखिर योद्धा के खून को शांत करने के लिए वहां श्रृंगारपुर में ही एक अखाड़ा बनाने का तय होता है। शंभूराजे श्रृंगारपुर में आने की खबर श्रृंगारपुर के साथ आजू बाजू के गांवों में आग की तरफ फैल गई। उसी वजह से वहां के बहुत से जवान युवक उनके पास आने लगे, अखाड़े में व्यायाम करने लगे, कुश्ती खेलने लगे। ये इन लोगों का रोज का काम हो गया था। शंभूराजे का मन भी व्यायाम और कुश्ती जैसे खेलों में लग गया था। वहीं दाभोड़ और राजापुर के बंदरगाह से फिरंगियों द्वारा शंभूराजे को एक नई बात पता चलती है। उधर 7 समुंदर पर राजा को लश्कर की कभी कोई कमी नहीं होती। वहाँ तो सारे सिपाही हमेशा राज्य की सेवा में लगे रहते हैं और यहाँ बारिश में सारे सैनिक खेती करने चले जाते थे और सर्दी गर्मियों में वापस अपने काम पर आ जाते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ शंभूराजे ने सभी से सलाह मसलत करके अपने यहाँ यानी स्वराज्य के लिए एक खास अश्वदल तैयार करने का निर्णय लिया। शंभूराजे ने ताकतवर एक से बढ़कर एक घोड़े खरीदे और आसपास के परिसर के साहसी युवकों को अपने अश्वदल में भर्ती किया। शुरुआत में 2000 सैनिकों का अश्वदल बनाया। तब सरदार विश्वनाथ शंभूराजे से कहने लगे, राजकुमार, श्रृंगारपुर में आपके लिए पहले से ही 5000 की फौज है, फिर और 2000 के अश्वदल की जरूरत ही क्या है? हमारा ये अश्वदल बड़ा हिम्मतबाज होगा। हम इसे इतना मजबूत बनाएंगे कि भविष्य में ये घोड़े जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उन्हें श्रृंगारपुरी अश्वदौलत के नाम से जाना जाएगा। शंभूराजे ने अपने अश्वदल को किसी भी परिस्थिति में लड़ना सिखाने हेतु उनकी जोरों से तैयारी शुरू कर दी। साक्षात राजकुमार शंभूराजे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, इसलिए वहाँ के युवक भी बड़े उत्साह से शंभूराजे के अश्वदल में भर्ती हो रहे थे। शंभूराजे अश्वदल को मजबूत बनाने के लिए रोज अश्वदली फौज को वहाँ के जंगलों में दौड़ाते, खड़े पहाड़ों पर चढ़ाते। वहाँ के पर्वतों की काटकोन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते घोड़ों के तो पसीने छूट जाते थे। कल को अगर आग, पानी या कीचड़ में लड़ने का वक्त आए तो अश्वदल बड़ी आसानी से लड़ पाए। इसी वजह से शंभूराजे अश्वदल की कठिन से कठिन तैयारी करा रहे थे। शंभूराजे और कवि कलश को अंदाजा था कि अश्वदल का रायगढ़ के अष्टप्रधानों का विरोध होगा, और वही हुआ। एक दिन सरदार विश्वनाथ रायगढ़ से खलीता लाते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, राजकुमार, रायगढ़ से राहोजी सोमनाथ ने खलीता भेजा है। उन्हें आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। ये वही राहोजी सोमनाथ था जिस पर कर्नाटक की मुहिम पर जाने से पहले महाराज ने स्वराज्य की सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। कविराज शंभूराजे से स्पष्टीकरण की बात पर भड़क गए और गुस्से से सरदार विश्वनाथ से कहने लगे, पंत को राजकुमार से स्पष्टीकरण पूछने का क्या अधिकार है? शंभूराजे, कविराज, शांत हो जाइए। आखिर किस बात के स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो राहोजी सोमनाथ, ये तो पता चले। सरदार विश्वनाथ, महाराज कर्नाटक की मुहिम पर है। उनकी अथवा रायगढ़ के दरबार से इजाजत न लेकर आप नई फौज कैसे तैयार कर सकते हैं? कवि कलश, क्यों नहीं कर सकते? सरदार विश्वनाथ, आप बेवजह बीच में न बोले कविराज। शंभूराजे, क्यों नहीं? वे हमारे गुरु है, मुंशी है, हमारी तरफ से वही बोलेंगे। उस पर कविराज कहते हैं, सरदार विश्वनाथ जी, आप बेझिझक रायगढ़ पर संदेशा भेजो और कहना कि महाराज के राज्याभिषेक के वक्त शंभूराजे को राजकुमार घोषित किया था। धर्म, परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अष्टप्रधानों के बराबर का अधिकार राजकुमार का होता है। राजकुमार राज्य के हित में कोई भी निर्णय ले सकता है। सरदार विश्वनाथ सिर झुकाकर वहां से जा ही रहे थे कि शंभूराजे उन्हें रोकते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, विश्वनाथ काका, अब क्या करें इन दरबारियों का? क्यों वे हमें बार बार गुस्सा दिलाते हैं? कहो उनसे
कि हमने यहाँ अखाड़े खोले हैं, कोठे नहीं। उनसे हमें किसी बात की उम्मीद नहीं। कम से कम हमारे कामों में टांग तो न अड़ाए। हम हमारी मर्यादा में रहते हैं, उन्हें भी अपने मान सम्मान से रहने को कहो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शंभुराजे और कवि कलश की दिनचर्या में व्यायाम, अश्वदल की तैयारी और रात को काव्य लेखन हो गई थी। शंभुराजे कवि कलश को गुरु मानते थे। कवि कलश और शंभुराजे की पहली मुलाकात आगरा में हुई थी। जब औरंगजेब से मिलने महाराज आगरा आने वाले थे, तब महाराज ने अपने उत्तर के ईमानी लोगों से मदद ली थी। उन्हीं में से एक थे प्रयाग के मुरलीधर शास्त्री। लेकिन बढ़ती उम्र के कारण महाराज को मदद करने में असमर्थ मुरलीधर शास्त्री ने अपने बेटे उमाजी पंडित को महाराज की सेवा में आगरा भेजा था। ये उमाजी पंडित 20 साल का था और इतनी कम उम्र में ही उसने ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। दोनों भाषा उसकी मातृभाषा हो, इसी तरह वो बड़ी सफाई से दोनों भाषा बोल लेता था। ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा में उस वक्त उससे बड़ा कोई कवि नहीं था। कवियों की महफिल में इसके आगे कोई नहीं टिक पाता था। इसीलिए उसे महफिल में कवियों का कलश यानी कवि कलश कहा जाने लगा। तो जब ये कवि कलश आगरा में महाराज से मिले, तब उनके काव्यों से प्रभावित होकर महाराज ने उनकी शंभुराजे के पास रवानगी कर दी। कवि कलश शंभुराजे से 10 साल बड़े थे। दोनों में पक्की दोस्ती हो गई और जब महाराज आगरा से निकलने वाले थे, तब उन्होंने कवि कलश से शंभुराजे का ध्यान रखने के लिए कहा और अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी। महाराज के आगरा से निकलने के बाद कवि कलश और उनका एक मित्र सक्सेना दोनों आगरा की गुप्त खबरें निकाला करते थे। एक दिन वहाँ के कोतवाल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और बेदम मारकर उन्हें आगरा से तड़ीपार किया। आगरा से तड़ीपार होने के बाद कवि कलश अपने ननिहाल यानी मथुरा चले गए। वहाँ फिर उनकी मुलाकात शंभुराजे से होती है, जिन्हें त्रिमल भाई काशी पंत, विसाजी पंत और कृष्णाजी पंत ब्राह्मण के वेश में मथुरा लाए थे। ब्राह्मण के वेश में होने के बावजूद कवि कलश ने अपने पक्के दोस्तों को पहचान ही लिया था। वहाँ मथुरा में भी दोनों साथ ही रहते थे। कवि कलश से शंभुराजे ने काव्य लेखन का ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर शंभुराजे ने नायिका भेद, नखशिका और 7 शतक ये प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। नायिका भेद इस ग्रंथ में उन्होंने श्रृंगारपुर का उत्तम वर्णन किया है। कर्नाटक की मुहिम पर महाराज गए थे, तब श्रृंगारपुर में शंभुराजे अनेकों ग्रंथ लिख रहे थे। उन्हीं में से एक बुधभूषणम ये प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। उनकी इस शैली की वजह से कवि कलश उन्हें नृप शंभु कहा करते थे। इस तरह कवि कलश के नेतृत्व में शंभुराजे उत्तम काव्य लेखन ग्रंथ लिखना सीखे थे। कई दिन बीत गए। अब शंभुराजे और येसुबाई का श्रृंगारपुर में मन लग चुका था। महाराज ने येसुबाई को बहू बनाने का निर्णय इसी श्रृंगारपुर में लिया था। पुरानी यादें श्रृंगारपुर में ताज़ा होने लगी, दिल को सुकून देने लगी। उसी बीच एक रात कुछ घोड़सवार राजवाड़े के दरवाजे पर आते हैं। कवि कलश भी वहाँ थे। उन्हें देख शंभुराजे भी नीचे आते हैं। वहीं दरबार लग जाता है। येसुबाई अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहकर सब देख रही थी। वो घोड़सवार दिलेर खान के दूत थे। दिलेर खान कोई मामूली बंदा नहीं था, वो औरंगजेब का सरदार था। दिलेर खान ने शंभुराजे के लिए खलीता यानी पत्र भेजा था। 60 साल का वो बुढ़ा सरदार शंभुराजे से दोस्ती करना चाहता था। कवि कलश खलीता पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था, शेर का बछड़ा जंगल में रहता है, पिंजरे में नहीं। वैसे ही स्वराज्य के राजकुमार को रायगढ़ पर रहना चाहिए, श्रृंगारपुर में नहीं। हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आपने मुगलों की दुश्मनी के किस्से सुने होंगे, पर दोस्ती के नहीं। हमारी दोस्ती पे शक ना करें। हमारा दिल साफ है, नहीं तो राजपूतों के 3-3 पीढ़ियों से हमारी दोस्ती कैसे टिकती। इसीलिए मैं आपसे खुले दिल से दोस्ती करने का प्रस्ताव भेज रहा हूँ। इसे ठुकराए ना। आपको हमारी जब भी जरूरत पड़े तो हमें खबर कर देना। आधी रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। शंभुराजे दिलेर खान के इस संदेश पर हंसने लगे। शंभुराजे के जवाब का इंतजार करते दिलेर खान के दूत दरवाजे पर ही खड़े थे। शंभुराजे ने उस दिन तो कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब दिलेर खान के दूतों द्वारा जवाब पूछा गया तो शंभुराजे गरजते हुए कहने लगे, जाओ जाके कहो तुम्हारे मूर्ख दिलेर खान से, जिस तरह सूरज पश्चिम से निकलना नामुमकिन है, नदियों का पानी पहाड़ों की तरफ बहना नामुमकिन है, उसी तरह मुगलों से दोस्ती इस संभाजी के लिए नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। दूत लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद शंभुराजे कवि कलश येसुबाई श्रृंगारपुर से कुछ ही दूरी पर संगमेश्वर घूमने गए थे। वहाँ वरुणा
और अलकनंदा नदी का संगम हुआ था। उन दो नदी के उस संगम पर शंभूराजे का मन को एक अलग ही शांति मिलती थी। पूरा दिन शंभूराजे, कवि कलश, येसुबाई और उनके कुछ चुनिंदा सिपाही वहीं थे। बातें करते करते, परिसर घूमते घूमते दिन ढल रहा था। अंधेरा होने से पहले श्रृंगारपुर लौटना था, इसीलिए सभी वापस लौट रहे थे। शंभूराजे संगमेश्वर की सीमा पार करने ही वाले थे कि कुछ स्थानीय किसानों ने शंभूराजे को रोक लिया और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। राजकुमार, हम गरीबों पर दया करो। एक बूढ़े दुबले पतले किसान ने कागज आगे करते हुए कहा। ये जब्ती का हुक्मनामा आया है रायगढ़ से। कविराज किसान के हाथ का कागज अपने हाथ में लेते हैं, देखते हैं और शंभूराजे से कहते हैं, ये जब्तीनामा राहूजी सोमनाथ ने अन्नाजी पंत के कहने से भेजा है। किसान रोने लगे और शंभूराजे और येसुबाई के पैरों में गिर पड़े। न्याय राजकुमार, न्याय। पिछले 6-7 सालों से खेतों में कुछ नहीं उगा। खेतों में पानी की सुविधा नहीं, बारिश का पानी इकट्ठा करने का साधन नहीं, कैसे होगी खेती? उन किसानों के दुबले पतले शरीर सब बया कर रहे थे। शंभूराजे ने वहीं खड़े खड़े उन किसानों का लगान माफ कर जब्तीनामा रद्द कर दिया। राजकुमार ने तुरंत न्याय कर दिया। इसी वजह से सभी किसान खुशी से नाचने लगे। रात को कविराज शंभूराजे से कहते हैं, आपके लगान माफ करने और जब्ती रद्द करने की खबर रायगढ़ तक पहुंचानी होगी, नहीं तो खामका अष्टप्रधान महाराज के सामने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। शंभूराजे, कविराज, हम कायदे से तो यहाँ के सूबेदार हैं और हमारे अधिकार में हम ये निर्णय ले सकते हैं, और तो और हम हिंदवी स्वराज के राजकुमार हैं, कठपुतली नहीं। उन दुखी गरीब किसानों के हित में निर्णय लेने का हमें पूरा अधिकार है। कवि कलश मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहते हैं कि राजे, आप पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे और न ही आपके अधिकार कक्षा पर कोई सवाल कर रहे हैं। आपके प्रिय मित्र, इस नाते से हम आपको बस यह कहना चाहते हैं कि जहाँ राजा होता है वहाँ दरबार होता है, और दरबार की दीवारें हमेशा किसी न किसी साजिश की मार से कमजोर होती रहती है। ये सब प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए कोई मुसीबत न आए, इसी वजह से रायगढ़ तक ये संदेशा भेजना ही पड़ेगा।